हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामाउंट करियर एकेडमी। आईएमयूसीटी के प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले जरूरी होता है कि पेपर का जो एनालिसिस है वो वाला पार्ट। पेपर का जब कोई भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अटमोस्ट होता है दैट इज एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के, आईएमयूसीटी के सारे सब्जेक्ट्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करेंगे। उससे हमने समझ में आएगा कि कितने टॉपिक्स जरूरी है, कौन से टॉपिक्स के लेके कितने क्वेश्चंस आए थे। इसका अगर एनालिसिस तुम्हारे पास रहेगा तो वो एनालिसिस तुमको तुम्हारे आगे की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा। दैट इज तुम्हारे 2026 के जो आईएमयूसीटी का एग्जाम रहेगा, उस एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस, आईएमयूसीटी का 2025 का पेपर। अभी अगर एनालिसिस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एनालिसिस क्यों करें। जैसे मैंने तुमको अभी बताया कि हमें अगर कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो उसमें जरूरी होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करना। तो सबसे अंडरस्टैंड है टू अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न एंड ट्रेंड्स, कि कौन सा टॉपिक नया आया है, कौन से टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक लास्ट ईयर आया था बट ये ईयर नहीं आया, कौन से टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, बेसिक टू लेवल कैसा है क्वेश्चन का, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, ये सारी चीजें हमको एक ही चीज से समझेगी एंड दैट इज एनालाइजिंग द पेपर। दूसरा है हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से रहेंगे, कौन से चैप्टर्स से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, दोज आर द हाई वेटेज चैप्टर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। देखो, आईएमयूसीटी एक ऐसा एग्जाम है जो एग्जाम तुमको, इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम उसमें 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स लेके आओ। तुमको एक अच्छा रैंक अगर लाना है तो तुम्हें स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है बट हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और उस लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें जो प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो रिपीटेड टॉपिक्स है, उन रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर हमें फोकस करना है। रिपीटेड टॉपिक्स भी होते हैं और रिपीट क्वेश्चन भी किए जाते हैं, बट बस उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज किया जाता है। कंसेप्ट रिपीट होता है, ठीक है, बहुत बार हुआ है कि कंसेप्ट भी रिपीट हुआ है, तो हमें उसके ऊपर फोकस करना ज्यादा जरूरी होता है। देन टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल, जैसे मैंने तुमको बताया कि जो क्वेश्चंस है, जो टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से टॉपिक के ऊपर इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सारी चीजें एनालिसिस में आपको मिलेगा। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देन वी हैव सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस। तो हमें ये एक अंदाजा है कि कौन से टॉपिक के ऊपर कौन से क्वेश्चंस है, फिर भी एक रफली देख लेंगे। फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के भी है 40 क्वेश्चंस एंड जनरल एप्टीट्यूड के भी है 40 क्वेश्चंस। ठीक है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपका है कि कौन से टॉपिक में, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बट अगर हम पूरा 200 को अगर वेटेज वाइज देखेंगे तो मैथमेटिक्स, देखो तुम देखो, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है इट काउंट्स फॉर 25%, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा आधा जो पेपर है वो मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो देख लो यहाँ पे तुमको समझ में आएगा कि मैथ्स के ऊपर और फिजिक्स के ऊपर कितना तुम्हें फोकस करना है। देन इंग्लिश 20% है। इंग्लिश अभी पता है आपको कि हर सेशन में भी हम आपको बताते हैं इंग्लिश का इंपॉर्टेंस। इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएमयूसीटी एग्जाम्स। इंग्लिश बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन वी हैव जनरल एप्टीट्यूड फॉर 20%, केमिस्ट्री फॉर 10%। ठीक है, तो ये सारा है एक जनरल ओवरव्यू। आपको एक समझ में आया होगा कि हमें मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर ज्यादा बेस्ड फोकस करना है, इंग्लिश के ऊपर फोकस करना है, जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री 20% 10% कैरी करता है। ठीक है, देन जब हमें टॉपिक वाइज अगर हम देखेंगे तो फिजिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड 3 क्वेश्चंस आए थे, राइट। ग्रेविटेशन के ऊपर 3 क्वेश्चंस थे। वेव ऑप्टिक्स के ऊपर भी हैव 3 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोस्टैट्स के ऊपर 7, लॉज ऑफ मोशन एंड काइनेमेटिक्स के ऊपर 5 क्वेश्चंस, रोटेशनल सर्कुलर मोशन 5 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस तो तुमको आईएमयूसीटी एग्जाम में भी आएंगे, बट ये सेम क्वेश्चंस जो है, मतलब ये सेम टॉपिक जो है, जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू में भी इसी टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, देन फ्लूइड मैकेनिक्स से 3 मार्क्स का बॉयंसी वगैरह पूछा गया है तुमको। तुम्हारे इंटरव्यू सेशंस में भी तुमको बॉयंसी पूछा जाता है कि क्या होता है क्या नहीं। एसएचएम के है 3, वर्क पावर एंड एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन था, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट के ऊपर एक क्वेश्चन। अभी थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईएमयूसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बट देखेंगे हम कि यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन आया गया था। ठीक है, देन वी हैव मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रो सेमीकंडक्टर्स, उसके लिए 4 क्वेश्चंस थे।
करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए 7 और एटॉमिक फिजिक्स या एटम्स के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे। तो ये हो गया पूरे फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस। तो यहाँ से हमें एक आइडिया आ जाएगा कि सर इलेक्ट्रोस्टैट्स के ऊपर 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अच्छा खासा वेटेज दिया था। लॉज ऑफ मोशन एंड काइनेमेटिक्स को 5, रोटेशनल सर्कुलर मोशन को 5, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अगर हम फोकस करने का अगर करेंगे कि देखो यहाँ पे एक चार्ट बनाया हमने कि कौन से टॉपिक के ऊपर परसेंटेज वाइज कितना वेटेज दिया गया है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो 17.9% है, सेमीकंडक्टर वगैरह, सेमीकंडक्टर, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये सारी चीजें हमें वेटेज की तरफ देखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स है 17.9%, वेव ऑप्टिक्स है 7.7%, ग्रेविटेशन है 7.7%, एसएचएम है 7.7%। तो ये सब चीजें हमें एक आइडिया देगा कि सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो फोकस करना है अभी अभी हमारा टाइम चल रहा है नवंबर दिसंबर का, यहाँ से हमें 3-4 महीने हैं, प्लस हमारे बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन है। तो बोर्ड्स के प्रिपरेशन के साथ साथ आईएमयूसीटी का प्रिपरेशन जब कर रहे हो तो हमें कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके सामने है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव सर्कुलर और रोटेशनल मोशन जिसके 5 मार्क्स थे, लॉज ऑफ मोशन के 5, और इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन और वेव ऑप्टिक्स, ये सारे हो गए हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फिजिक्स के लिए अगर देखेंगे, अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे तो फिजिक्स के लिए 50% ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो कंसेप्चुअल बेसिस थे। तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा रहेगा, जो डेफिनेशंस है, जो लॉज है, उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा। नॉट नेसेसरी कि तुम जो लॉज रिवाइज कर रहे हो, जो लॉज तुम पढ़ रहे हो, जो डेफिनेशंस तुम पढ़ रहे हो, वो डेफिनेशंस तुमने रट्टा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट जो डेफिनेशंस दिए है उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तुम शिप पे जाओगे तब तुमको वो चीजें अप्लाई करना है, एप्लीकेशन बेस्ड। जो मैं तुमको बार बार सेशन में भी बताता हूँ कि एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को तुम ज्यादा से ज्यादा करो। एप्लीकेशन बेस्ड जो भी फिजिक्स तो पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, बट स्टिल कंसेप्ट तुम्हारा अगर अच्छा रहेगा तो तुम वही चीजें तुमको जब तुम शिपिंग इंडस्ट्री में एक्चुअली तुम काम करने जाओगे तब वहां पे तुम्हें रियलाइज होगा कि नहीं, ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज हो रहा है और इस कंसेप्ट को यहाँ से हमें ऐसा यूज करना है इस तरीके से। तो दैट कंसेप्ट बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिजिक्स में तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा चाहिए। कंसेप्चुअल बेसिस के ऊपर जाना है। 50% ऑफ द क्वेश्चंस वर कंसेप्ट बेस्ड। कंसेप्ट अच्छा होगा तो देखो 50% क्वेश्चन मतलब तुम्हारे 50 में से 25 क्वेश्चंस वर कंसेप्ट बेस्ड। अगर कंसेप्ट अच्छा रहेगा, तुमको अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा, तो वो 25 क्वेश्चन तुमको आसानी से आ जाएंगे। देन 30% ऑफ द क्वेश्चंस वर न्यूमेरिकल्स। 30% न्यूमेरिकल्स पे थे। यहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेशन जो था, कैलकुलेशन का जो लेवल भी था, वो कैलकुलेशन का लेवल भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, कैलकुलेशन का लेवल अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो। हाँ, अगर तुम्हारा मैथ्स थोड़ा सा वीक है तो तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन में काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखो, बड़ा एग्जाम है, एग्जाम का रीच बड़ा है, ज्यादा एक ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, और अभी अवेयरनेस भी उतना बढ़ गया है कि ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना अपना पढ़ाई भी बढ़ना चाहिए। देन 50%, 20% ऑफ द क्वेश्चंस वर कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला, क्वेश्चन फॉर्मूला, क्वेश्चन फॉर्मूला। इसके लिए मैंने बोला है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैं तुमको सेशन में भी बार बार बोलता हूँ कि तुम्हारा फॉर्मूला शीट रेडी चाहिए। अगर तुम्हारा मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इसके तुमको फॉर्मूलेज है, राइट। अलॉन्ग विद दैट जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी तुमको फॉर्मूलेज है। तुम्हारा जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, रेस के क्वेश्चंस है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस है, ये सारे जो जनरल एप्टी वाला क्वेश्चंस है उसमें तुमको फॉर्मूलेज है। वो फॉर्मूलेज भी तुमको याद चाहिए। उसके लिए तुम्हारा एक अच्छे से एक शीट प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे जैसे तुम लेक्चर्स करते जाओगे, उस टॉपिक का जो टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज रहेंगे, वो फॉर्मूले का एक समरी बना के उस फॉर्मूलेज को लिखते जाना है। जैसे जैसे एंड में हम जाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा, टॉपिक्स आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे तुम्हारा एक शीट बनेगा, एंड दैट शीट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि 20% ऑफ द क्वेश्चंस, 20% ऑफ द क्वेश्चन, 50 का 20% काउंट करो, 10 क्वेश्चंस। तुमको समझ में आ रहा है? 10 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस तुमको तब समझेगा जब तुम्हारा 1 मार्क 2 मार्क कम ज्यादा होगा, तब तुमको 10% ऑफ द क्वेश्चंस का मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 2 10, 20% ऑफ द क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा इस लेवल पे। तो फॉर्मूला का शीट बनाना मैं तुमको आगे भी बताऊंगा। देखो, डिफिकल्टी लेवल जैसे मैंने तुमको बोला, इजी टू मॉडरेट था। अगर कंसेप्ट तुम्हारा अच्छा रहेगा तो तुमको अच्छे से तुमको ये चीजें समझ में आ जाए। कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो तुमको पेपर इजी जाएगा। फॉर्मूलेज अच्छे लर्न होंगे तो पेपर आगे इजी जाएगा। और अगर तुम्हारे न्यूमेरिकल थोड़ा थोड़ा मैथ्स के जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अगर अच्छे रहेंगे तो तुम्हारा पेपर इजी जाएगा। जब यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, पैरामाउंट कर रहे हैं एकेडमी में, तो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ये चक्कर में क्या होता है कि जो बच्चा
10,000 के ऊपर रैंक था तो उसको 10,000 के अंदर रैंक जाता है, जो 10,000 के अंदर था वो 5,000 में आ जाता है। एट द एंड ऑफ द डे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उस पीडीएफ में तुम्हारा नाम आना, राइट? वो पीडीएफ में जब तुम्हारा नाम आएगा तो तुमको समझ में आएगा कि ये पूरा जो जर्नी था हमारा, वो जर्नी का जो एंड है वो है पीडीएफ में नाम आना। तो फिर उसके बाद तो जो जर्नी स्टार्ट होगा वो अलग जर्नी होगा, वो अलग तुम्हारा अलग एक्सपीरियंस रहेगा। बट अभी तो हम जो प्रिपरेशन लेवल पे जो कर रहे हैं एंड दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कि तुम्हारा वो पीडीएफ में तुम्हारा नाम आना चाहिए उस कंटेस्ट में। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको बता दिए, बट फिर भी एक बार देख लेंगे। एसएसएम एंड रोटेशनल मोशन 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इलेक्ट्रोस्टैट 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी अच्छे खासे 7-8 क्वेश्चंस थे। देन वी हैव ग्रेविटेशन 3, लॉज ऑफ मोशन, वेव्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये टॉपिक जो है वो फिजिक्स के जो topics say these are most important when we consider IMUCT point of view examination. Then we'll take next topic that is maths. मैथ्स के देखो कैलकुलस, कैलकुलस में क्या 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 लिमिट से लेके लिमिट सारी चीजें, लिमिट्स है, उसके बाद डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, इन सारा को मिला के सिलेबस बड़ा है। बट उसके ऊपर क्वेश्चंस कितने आए थे? तो 11 क्वेश्चंस आए थे। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स इजी है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस थे जो कि इजी लेवल के थे, ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर में अगर देखा जाए तो हमारे जो स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लेवल के थे। एनसीईआरटी के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस भी कर लिए हमने, फिर भी हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स हो जाएगा। कैलकुलेटिव भी नहीं था, स्टैट्स भी इतना कैलकुलेटिव नहीं था, प्रोबेबिलिटी अच्छा खासा था। देन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स के लिए। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों आएगा? ऑब्वियसली तुम जो इंडस्ट्री में जाने वाले हो वो इंडस्ट्री क्या है? वो इंडस्ट्री इज नथिंग बट इट इज कोऑर्डिनेट्स का इंडस्ट्री है। मतलब तुमको कौन से कोऑर्डिनेट्स पे जाना है, तुमको तुम्हारा ज्योग्राफी अच्छा होना चाहिए, तुम जो कोऑर्डिनेट्स देख रहे हो वो कोऑर्डिनेट्स अच्छे होने चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, सोचना क्या है हमें कि हम जो इंडस्ट्री में जा रहे हैं वो इंडस्ट्री का डिमांड क्या है, वो इंडस्ट्री हमसे क्या डिमांड कर रहा है। जैसे मैंने तुमको बोला इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन तुम्हारा इंग्लिश चाहिए, तो इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो फील्ड है, तुम्हारा जो इंडस्ट्री है, इट इज डिमांडिंग कि तुम्हारा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। वही चीज से तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा खासा 7 मार्क्स दिए थे उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री ही डिमांड कर रहा है उस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो इंडस्ट्री को एनालाइज करो तुम्हारे कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको क्या करना है, और उसके ऊपर बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके टॉपिक्स को स्टडी करो। देन वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, एज यूजुअल वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री के ऊपर 3 ही क्वेश्चंस थे। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 4 क्वेश्चंस बेस्ड थे। देखो अभी ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डायरेक्टली 4 क्वेश्चंस थे, बट ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हर टॉपिक में आपको काम में आता ही आपको पता होगा। अभी कैलकुलस जो है, कैलकुलस के जो 11 क्वेश्चंस थे उसमें से अराउंड 6-7 क्वेश्चंस तो थे वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अगर फॉर्मूला अच्छा रहेगा, फॉर्मूले अगर ट्रिग्नोमेट्री के याद रहेंगे तो कैलकुलस के क्वेश्चंस तुम आराम से कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे टॉपिक है जो तुम्हें बाकी के टॉपिक्स में भी हेल्प करने वाला है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग आईएमयूसीटी भी और बाकी के तुम्हारे एग्जाम्स भी। देन अलजेब्रा के ऊपर 10 क्वेश्चंस थे, आसान क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आ सकते थे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे। एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि मैथ्स के लिए देखो कैलकुलस जो है सबसे बड़ा, जो स्काई ब्लू दिख रहा है सबसे बड़ा, तो वो कैलकुलस ही है। बट 11 बट टॉपिक्स भी ज्यादा है उसमें, वो भी ध्यान रखो। तुम्हारा डेरिवेटिव्स है, उसके बाद एप्लीकेशन है, फिर इंटीग्रेशन है, वो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, उसका एप्लीकेशन है, उसके बाद डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सारी चीजें इसमें आएगी। बड़ा है इसलिए इसको वेटेज भी ज्यादा है। देन प्रोबेबिलिटी देखो 14%, मैट्रिसेस में तुमको बोल मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स दोनों चीजें 10%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 14%, वेक्टर 6%, ट्रिग्नोमेट्री 8.2, अलजेब्रा 20%, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 4.1%। तो ये हो गया हमारा मैथ्स का जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो मैथ्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम देखेंगे। तो मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो है कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन वी हैव वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन मैं तुमको बोला। हमारा एग्जाम का डिमांड अंडरस्टैंड करो, फिर हमको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मैट्रिसेस है एंड डिटरमिनेंट्स है। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन वी कंसीडर आईएमयू सीटी का एग्जाम। देन जो क्वेश्चंस आए थे वो देखो कंसेप्चुअल बेस्ड थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, न्यूमेरिकल्स थे, और जो मुझे जैसे इधर याद है जो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइन के, वो थोड़े ट्रिकी थे, और वेक्टर्स के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े ट्रिकी थे। तो लास्ट ईयर के आईएमयूसीटी में 2025 के आईएमयूसीटी में स्ट्रेट लाइंस और
जो अपना वेक्टर्स है उसके जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े ट्रिकी थे, बाकी क्वेश्चंस इतने ट्रिकी नहीं थे, बाकी सिंपल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड थे, लेंथी थे, ठीक है। लेंथी थे मतलब टाइम कंज्यूमिंग थे, जो टाइम जा रहा था अपना पेपर सॉल्व करने को, इसलिए उसको मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा पेपर लेंथी था। तो देखो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल दिया है मॉडरेट टू हार्ड, उसका एक ही रीजन है कि पेपर थोड़ा लेंथी था। जितना ऑप्शन मेथड से जितना सॉल्व करते आएगा, उसके ट्रिक्स हम क्लास में आपको बार बार बताती ही है कि ऑप्शन मेथड से कैसे आपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऑप्शन मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मे बी थोड़ा टाइम अपना सेव हो जाएगा, बट अगर नहीं हो रहा है उसमें भी, बट पेपर लेंथी होता है, स्पीड की प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट जो हम लॉन्च करने वाले हैं उसके मॉक टेस्ट की डिटेल्स में आपको बताऊंगा, बट जो स्पीड है, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना प्रैक्टिस तुमको जरूरी है पूरे सेशन में, ठीक है। देन वी हैव केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है वो वाला पार्ट है। जो फिजिकल केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चंस और एनवायरमेंटल एंड अप्लाइड के 3 क्वेश्चंस, ऐसे केमिस्ट्री के अराउंड तुम्हारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने प्रेजेंट करके रखे हैं। देन फिर फिजिकल के लिए 25% ऑफ द वेटेज था, इनऑर्गेनिक के लिए 25% का वेटेज है, ऑर्गेनिक के लिए 35% का वेटेज है और अप्लाइड के लिए 15% का वेटेज है। ये सारा कब होगा, जब हम केमिस्ट्री को भी अगेन सेम केमिस्ट्री भी जो केमिस्ट्री का भी अगर डीपली थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे तो हमको समझेगा। तो केमिस्ट्री जो है मोस्टली कंसेप्चुअल था, ठीक है। मोस्टली मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के थे वो क्वेश्चन वर कंसेप्चुअल। देन सम कैलकुलेशन था, जो मैंने तुमको बोला कि बेसिक बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं केमिस्ट्री में, वो बेसिक कैलकुलेशंस करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम अगर कर रहे हो, हम क्रैक कर रहे हैं, जो एग्जाम है वो एग्जाम इज नॉट नेसेसरी कि तुम जो पढ़ रहे हो उसमें से एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि तुमने पढ़ा भी नहीं है बट आ गया, बट उसको टैकल करते आना चाहिए, इसलिए उसको एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। उसको टैकल करते आना चाहिए। टैकल कितना कैसे करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा अगर तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का, ज्यादा से ज्यादा तुम टेस्ट दोगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, तो तुमको ये सारी चीजें एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि पेपर में हमें कैसे प्रेजेंट करना है, पेपर में हमको कैसे हमारा माइंडसेट रखना है। ये सारी चीजें तुमको प्रैक्टिस से आने वाली है, एक दिन में नहीं होने वाला। ये एक चीज का सीन नहीं है, एक दिन का चीज नहीं है, तुमको प्रैक्टिस करना है कंसिस्टेंटली, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल जो था इसका जो था वो इजी टू मॉडरेट था, वो जिन्हें हमने देख लिया। देन उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिस्ट्री के, उसमें इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, आईयूपीएसी नेमिंग के लिए क्वेश्चंस थे, बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चंस थे। अभी केमिस्ट्री के ऊपर अगर मैंने बोला है कि ये आईएमएससीटी के एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, तो केमिस्ट्री के इन सेम टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे, तुम्हारे डीएनएस के इंटरव्यूज हो, तो उस क्वेश्चंस उन इंटरव्यू स्पॉन्सरशिप के इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो थे वो क्वेश्चंस वो भी इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड थे। तो सिर्फ आईएमयूसीटी का जो थ्योरी है उसको ही कंसिडर नहीं करना है, हमें इंटरव्यू भी कंसिडर करना है, और उस इंटरव्यू में भी तुम्हें यही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। हमारा जो तुमको मैंने बार बार बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो तुम्हारा है इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इंग्लिश में क्या क्या था देखो, ग्रामर वी हैव 13, उसके बाद वोकैब जो था 26 था, और अपना जो कॉम्प्रिहेंशन था वो 1 मार्क्स के लिए था, ठीक है। तो ये ऐसे 40 क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश के ऊपर बेस्ड थे। अभी इंग्लिश में देखो ग्रामर वाला पार्ट और वोकैब वाला पार्ट सबसे ज्यादा, वोकैब में सब आता है, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम्स, ये सारी चीजें तुम्हारी वोकैब में आएगी, ठीक है। तो ये वोकैब वाली ग्रामर वाली चीजें है वो तुम्हारा जो सेशन चल रहे हैं हमारे, लाइव भी चल रहे हैं, ऑफलाइन भी चल रहे हैं पैरामाउंट करियर एकेडमी पे, तो उन सेशंस में ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं हम, ठीक है। आईएमयूसिटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, आईएमयूसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी यहाँ पे हम तुमसे करवा ले रहे हैं। बट यहाँ पे तुमको ये याद रखना है कि इंग्लिश आईएमयूसिटी के एग्जाम का इंग्लिश भी, बट उसके साथ साथ तुम्हारा जो कम्युनिकेशन वाला इंग्लिश है वो इंग्लिश को भी तुमको सुधारना पड़ेगा, वो सेशंस भी तुमको करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस से ही होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, बुक रीडिंग करोगे, ये सारे तुमको सेशंस में इंफॉर्मेशन मिलता ही है, बट स्टिल मैं तुमको एक बार बता देता हूँ कि जो बुक्स है, रेफरेंस नॉवेल्स रीड करो, ठीक है। उन नॉवेल से तुमको क्या होगा कि तुमको एक इंग्लिश का कम्युनिकेशन करने का कि अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि ग्रामर को कैसे फ्रेज किया जाता है, सेंटेंसेस को कैसे फ्रेज किया जाता है, वर्ब्स को कैसे फ्रेज किया जाता है, वर्ब्स के बाद क्या आना चाहिए, कौन से वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ये सारी चीजें तुमको जितना तुम रीड करोगे, ठीक है। ये जो वोकैब वाला पार्ट है जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये वोकैब वाला पार्ट, ये जो सारा पार्ट है, कितना भी पढ़ाई कर लो, वो पढ़ाई से ज्यादा तुम्हारा रीडिंग पे आने वाला है। जितना रीडिंग करोगे उतना तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, जितना अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा उतने तुमको मार्क्स अच्छे स्कोर करेंगे, ठीक है। बहुत स्कोरिंग होता है इंग्लिश, बट उसमें एक ही कंडीशन है कि तुमने अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, तब कहीं जाके तुम्हारा एक अच्छे से इंग्लिश में स्कोर होगा। 40 मार्क्स होते हैं बहुत कम टाइम में, मैं तुमको बोल रहा हूँ
इंग्लिश का ऐसा है, इंग्लिश और तुम्हारा जीके ऐसा पार्ट है जो बहुत कम टाइम में बहुत ही तुमको अगर टाइम सेव करना है, अगर मैथ्स फिजिक्स के लिए टाइम सेव करना है, तो ये जो चीजें हैं, इंग्लिश हो गया, जो थेरेटिकल है, केमिस्ट्री हो गया, इनके ऊपर कम टाइम स्पेंड करके जल्दी से जल्दी इसका पेपर तुमको सॉल्व करके फिर तुमको आगे बढ़ना है, राइट। ये स्ट्रैटेजी, पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी तुमको जैसे कि आगे इसके सेशंस में तुमको बताते जाऊंगा मैं कि कौन सा पेपर पहले सॉल्व करना है, कितना टाइम किस सेशन को देना है, ये सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, अभी इंग्लिश में देखो, जो अभी देखा वही चीजें है, ग्रामर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बेस्ड थे, वो क्या के क्वेश्चन थे, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे, और यहाँ पे देखो डिफिकल्टी लेवल इजी बताया गया है। तो ये डिफिकल्टी लेवल सच में इजी होता है, इसलिए मैं तुमको बोला कि तुमको क्या करना है, बस तो तुमको ज्यादा रीडिंग करना है। ये इजी किसको जाएगा, जो चीजें सुन रहा है, जो सुनेगा, जो अप्लाई करेगा, उसको इजी जाएगा। नहीं तो फिर बताया है, सब दिया है तुमको, मटेरियल दिया है, तुमसे पढ़ाई करवा के लिया है, मॉक टेस्ट करवा के लिया है, बट एट द एंड ऑफ द डे तुमने किया ही नहीं, तो क्या होगा, वो पेपर डिफिकल्ट ही जाने वाला है। बहुत बेसिक बेसिक गलतियां करते हैं बच्चे, वो बेसिक गलतियां अगर हमने अवॉइड की क्वेश्चंस में, तो हमारा जो मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने का जो ड्रीम है, वो ड्रीम हमारा सक्सेसफुल होगा, वो ड्रीम हमारा अचीव होगा। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, तो वो है हमारा टेंसेस है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जो चेंज होता है, वो चेंज ऑफ डिग्री वगैरह सब चीजें, कंडीशनल, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारा वोकैबुलरी वाला पार्ट बनता है। उस वोकैब में हमको जो चाहिए वो पूरा तुमको सेशंस में मिलेगा। सेशंस में तुमको सारा डिटेल में टेंसेस को कैसे यूज किया जाता है, एरर फाइंडिंग होता है तुमको इंग्लिश के क्वेश्चंस में, एरर फाइंडिंग में तुमको क्या एरर क्या है वो भी तो समझ में आना चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है, ऑप्शंस में डायरेक्टली पूछा जाता है कि एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है, उसका पैसिव वॉइस में तो 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें पैसिव वॉइस में करो। चेंज ऑफ टेंस होता है, चेंज टेंसेस में करेक्शन होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तुमको सबसे ठीक से आना चाहिए, कि जो सब्जेक्ट है उसको फॉलो करेगा, उसका वर्ब तो उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, वो ठीक से आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एरर जनरल अगर जनरलाइज किया जाए तो सब्जेक्ट वर्ब में ही ज्यादा से ज्यादा हमें जो एरर्स है वो दिखते हैं, बट वो भी हम आगे इस सेशंस में देखेंगे। देन वी हैव जनरल नॉलेज वाला पार्ट, जो मैं तुमको बोला कि जनरल नॉलेज वाला पार्ट में ऐसा है कि तुमको रीडिंग ही करना है, जितना ज्यादा रीड करोगे, जितना ज्यादा रीडिंग बढ़ोगे, और रेफरेंस मटेरियल कम रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जनरल नॉलेज ऐसा सीन है ना कि जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब तुम अगर सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी की बात करोगे, तो इंडियन ज्योग्राफी को लेके बहुत सारे बुक्स है, तो तुमको क्या करना है, लिमिट करना है। तुमको क्या करना है, उस चीज को, तुम्हारे जो रीडिंग मटेरियल है, तुम्हारे जो रेफरेंस मटेरियल है, उसको लिमिट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तुम्हारा, अगर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा एनसीईआरटी का रीडिंग ठीक से होना चाहिए, राइट। अगर जीके कर रहे हो तो मतलब जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट कर रहे हो, जिसको हम जनरल अवेयरनेस भी बोल सकते हैं, तो वो पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि तुम्हारा रीडिंग अच्छा होना चाहिए। कौन सा रीडिंग, तो तुम्हारा एनसीईआरटी अच्छा होना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए तुम बड़े बड़े रेफरेंस मटेरियल उठा के लेके, माजिद हुसैन लेके आए, उसके बाद एस चांद पब्लिकेशन की बुक्स लेके आए, उससे नहीं होने वाला। तुम्हारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारा एनसीईआरटी ही अच्छा होना चाहिए। अगर तुम एनसीईआरटी अगर अच्छा कर रहे हो, एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करके एनसीईआरटी को ही बार बार रीड कर रहे हो, एक बार रीड कर लिया, 2 बार रीड कर लिया, 3 बार रीड कर लिया, रिवाइज कर लिया, उसके ऊपर मॉक टेस्ट दे दिया, एनसीईआरटी जितना तुम रीड करोगे, जितना एनसीईआरटी से तुम तुम्हारा कंटेंट निकालोगे, वही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और क्वेश्चन अभी जब तुम एग्जाम दे रहे हो आईएमयू सिटी की, तो तुमको पता होना चाहिए कि अगर ज्योग्राफी रीड कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में ओशियंस वाला पार्ट अच्छे से करना चाहिए, और ज्योग्राफी में रिवर्स वाला पार्ट अच्छे से करना चाहिए। पोर्ट्स कौन से हैं वो हमें पता होना चाहिए, और पोर्ट्स में भी हिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स भी हमें पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट ओल्डेस्ट ऑफ द पोर्ट कौन था है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस दे थे, ओल्डेस्ट पोर्ट पूछा गया था हमें, तो वो क्वेश्चन ज्योग्राफी का भी था और हिस्ट्री का भी था। मतलब मोस्ट एंशिएंट पोर्ट इन इंडिया ऐसा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने लास्ट टाइम। तो वो हमें पता होना चाहिए कि ठीक है, हम पोर्ट्स का स्टडी कर रहे हैं, तो भाई इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि इंडिया का एग्जाम दे रहे हैं आईएमयू सिटी, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पोर्ट्स का हिस्ट्री क्या रहने वाला है, पोर्ट्स को कैसे कैसे डेवलप किया गया है, कौन सा पोर्ट किधर है, वो भी पता होना चाहिए हमें, कि कोई पोर्ट बे ऑफ बंगाल के यहाँ है, कोई अरेबियन सी में है, तो ये पोर्ट्स कहाँ है वो भी पता होना चाहिए, स्टेट्स पता होने चाहिए कि कौन से स्टेट में कितने पोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें, कौन सी रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, कौन सी रिवर्स है जो अरेबियन सी में जाती है, वैसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये सारा हमें पता होना चाहिए। ओशियंस कौन से है, सबसे इंपॉर्टेंट तो लैंडलॉक कंट्रीज कौन से है, क्योंकि लैंडलॉक कंट्रीज है तो लैंडलॉक कंट्री मतलब उसको पोर्ट नहीं रहेंगे, उसको ट्रैवल करना, वाटर वे से ट्रैवल कर नहीं सकते। पोर्ट्स के ऊपर कौन से कॉन्टिनेंट्स है, कौन से तुम्हारे कंट्रीज है, कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, सबसे ज्यादा ट्रेड कहाँ पे होता है, ये सारी सारी चीजें तुम्हारा एनसीईआरटी तुमको आंसर देगा ये सारी चीजों की, ठीक है, तो एनसीईआरटी को स्टिक रहना है। देन वी हैव वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, देखो इंपॉर्टेंस देखो तुम इंडियन ज्योग्राफी का 10 मार्क्स, तो इंडियन ज्योग्राफी है मतलब
वास्ट सिलेबस, बट तुम अगर एनसीईआरटी के ऊपर स्टिक रहोगे और पैरामाउंट करियर एकेडमी के जो तुमको मटेरियल दिया जाएगा उसके ऊपर अगर तुम स्टिक रहोगे तो उससे अलावा कुछ नहीं आने वाला। मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि जो भी तुमको तुम्हारा इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बाकी सारे टॉपिक्स हो, उसमें जो भी तुमको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी तुम्हारे सेशंस हो रहे हैं, वो सेशंस में जितना भी पढ़ाया जा रहा है, जितना भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, और जो लेवल रहेगा वो लेवल भी तुमको समझेगा कि अरे ये तो हमें पेपर ही इजी जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें देखते जाओ। देखो पोर्ट्स, मैंने बोला पोर्ट्स एंड रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्ट्स एंड रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सोलर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है। सोलर सिस्टम स्टडी करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पानी में जा रहे हैं तो टाइड्स का पता होना चाहिए, लो टाइड हाई टाइड। लो टाइड हाई टाइड क्यों होता है? तो मून की वजह से होता है। ये छोटी छोटी चीजें है बट अपने को इंपॉर्टेंट है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगेन मैं तुमको वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि हम किस इंडस्ट्री में जाने वाले हैं। जो इंडस्ट्री में जाने वाले हैं उस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उस हिसाब से हमें पढ़ाई करना है। तो देखो यहाँ पे सोलर सिस्टम के ऊपर 2 क्वेश्चन है, इंडियन स्टेट्स के ऊपर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंडियन स्टेट्स मतलब रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछा गया है यहाँ पे इंडियन स्टेट्स के ऊपर। तुमको क्वेश्चन रिलेटेड टू सी पूछा गया है, तुमको क्वेश्चन रिलेट लैंडलॉक सिटी, लैंडलॉक स्टेट पूछा गया है, समझो। तो लैंडलॉक स्टेट क्यों है? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि पोर्ट्स के ऊपर कौन से स्टेट्स है, लैंडलॉक स्टेट कौन सा है, सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन से क्रॉप का होता है, तो वो क्रॉप प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है। ये ऐसे बेस्ड क्वेश्चन है जो तुम्हारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारे मर्चेंट नेवी के रिलेटेड ही हो। ठीक है, तो वो चीजें तुमको अच्छे से देखना जरूरी है। इंडियन पॉलिटी के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन अभी इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है मुझे, बट वो भी अच्छा खासा और आसानी क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। तो एक क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के ऊपर हमें पूछा गया था। ठीक है, लिस्ट के ऊपर पूछा गया था, कौन सा लिस्ट है। एक था कुछ तो वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, वो रेसिडेंशियल लिस्ट में आता है। तो लिस्ट थे, उस लिस्ट के ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन था। तो ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें तुम्हारा जनरल नॉलेज को कवर करेगी। जनरल नॉलेज अगेन वही चीज है, जनरल नॉलेज को ज्यादा वास्टली रीड नहीं करना है। जितना मटेरियल अवेलेबल है उतने मटेरियल को बार 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 रिवाइड करना, रीड 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 करना है, बस खत्म, इतना ही करना है जनरल नॉलेज के लिए। देन जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? देखो पोर्ट्स है, स्टेट्स है, ज्योग्राफी में दोनों, इंडियन ज्योग्राफी भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। देखो हमने देखा वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था और पोर्ट्स के रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ट 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, भले ही 2025 में वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया हो, बट 2026 में वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके चांसेस ज्यादा है कि क्वेश्चन ज्यादा बढ़ सकते हैं स्टिल। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम वापस आएंगे, तो पोर्ट्स है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एग्जाम जो है वो पोर्ट्स के रिलेटेड है। स्टेट्स, इंडिया के स्टेट्स, इंपॉर्टेंट स्टेट्स, ज्योग्राफी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें रीड करना है, पॉलिटी रीड करना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से आर्टिकल्स नहीं, मेजर मेजर चीजें जो हम तुमको बताएंगे कि ये मेजर मेजर चीजें हैं, इतना रिवाइज कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा, तो उसमें से तुम्हारा हो जाएगा। देखो मैं इतना गारंटी के साथ तुमको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने रैंक्स लाए हैं। ठीक है, अभी शेवाड़े है जिसका 6000 रैंक था, उसके बाद जानवी कोहली है, उसका भी अच्छा खासा रैंक था, 8000 रैंक था उसका। तो अच्छे खासे मतलब रैंक्स आए हैं, इसलिए मैं तुमको जितना बोला गया उतना उन बच्चों ने किया है, उतना किया है, इसलिए उनके अच्छे खासे रैंक्स आए हैं। ठीक है, स्टिल अगर तुमको भी अच्छा रैंक लाना है तो बस इतना करना है कि एटलीस्ट तुम सुनो। ठीक है, और जो बोला गया है वो करो, इतना भी करोगे तुम लोग, जितना दिया गया है मटेरियल उतना भी करोगे, ज्यादा वैरायटी ऑफ मटेरियल्स की तरफ नहीं जाओगे, फिर भी तुम्हारा जीके का इंग्लिश का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत ज्यादा है। देन जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड में देखो ऑड वन आउट। ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट है ये, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस, कोडिंग डी कोडिंग सेम लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है 3, पेयर रिलेशंस के 5 क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्पीड डिस्टेंस टाइम अगेन यही चीजें किसके रिलेटेड है, हमारे ऑक्यूपेशन के रिलेटेड चीजें हैं, वही चीजें हमको यहाँ पे पूछी गई है, जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग बढ़ाए, जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग को हेल्प करे, हमारे जो ब्रेन का जो रीजनिंग का एबिलिटी है उसको इंप्रूव करे, उसका मेन एम वही है ये टॉपिक को ऐड करने के सीईटी के सिलेबस में। तो ऑड वन आउट है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, पेयर रिलेशंस है, मतलब वही मदर फादर वाले रिलेशंस, पेयरिंग होता है, वो चीजें भी हमें यहाँ पे देखनी है। इसका जो लेवल होता है तो डिफिकल्टी लेवल होता है बहुत ही इजी। तो ठीक है, जल्दी जल्दी करने वाली चीजें हैं, इंग्लिश हो गया तुम्हारा, जीके हो गया तुम्हारा, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, ये सारी चीजें तुम्हारे जल्दी जल्दी करने वाली चीजें हैं, जल्दी खत्म करो ताकि तुम फिजिक्स और मैथ्स के लिए ज्यादा टाइम दे सको।
देन टाइप ऑफ क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग है और नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज मतलब कुछ नहीं है, एक नंबर का सीरीज रहेगा, एक के बाद दूसरा नंबर कौन सा रहेगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा, तो उसका एक फॉर्मूला रहेगा। वो फॉर्मूला क्या रहेगा, वो हमको पहले दिमाग में लाना है कि अच्छा ये पैटर्न चल रहा है क्या, तो वो पैटर्न के हिसाब से विच विल बी द फोर्थ नंबर, विच विल बी द फिफ्थ नंबर, विच इज द मिसिंग नंबर, ये सारी चीजें हमें वहां पे पूछी जाती है। ठीक है, देन वी हैव डिफिकल्टी लेवल इजी है, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है, तो सीरीज, एनालॉजी और कोडिंग, डी कोडिंग। ठीक है, तो ये है सारे हमारा जनरल एप्टीट्यूड का सेशन। क्वेश्चंस के ट्रेंड अगर हम देखेंगे ठीक से, तो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे वो 60% थे, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो स्पीड डिस्टेंस वाला हमने देखा, उस टाइप के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे वो 40% थे। तो कंसेप्ट के ऊपर भी ध्यान देंगे अच्छे से, कंसेप्ट अगर ठीक से रखोगे, कंसेप्ट बेस्ड अगर स्टडी करोगे, अंडरस्टैंडिंग अपना अच्छा रखोगे, फॉर्मूले का शीट बना के रखोगे, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा IMUCT के जो लास्ट में पीडीएफ आएगा, उस पीडीएफ में तुम्हारा नाम आने से। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज देखना है कि ये मोर फोकस इज नीडेड ऑन अंडरस्टैंडिंग देन जस्ट सॉल्विंग ट्रिक्स, क्योंकि हर ट्रिक का कैसे रहता है तुमको बताता हूं मैं, कि हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक है, जितने क्वेश्चन उतने ट्रिक। तो तुम ऐसा है कि कितने ट्रिक्स से याद रखोगे। अगर तुमने एक क्वेश्चन को क्रैक कर लिया किसी ट्रिक से, तो तुमको पता होना, तुमको इसका गारंटी नहीं है कि वही ट्रिक आएगा तुमको एग्जाम में। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन और जस्ट फोकसिंग ऑन ट्रिक्स, वी मस्ट फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे जो हम प्रिपरेशन, जो पूरे सेशन में तुमको मैंने जो छोटी 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 चीजें की, उसको एक समराइज करेंगे हम कि हमने क्या करना है एग्जाम में एक्चुअली। ठीक है, तो अभी मैंने तुमको IMUCT में कौन से टॉपिक्स के ऊपर, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, उसका सारा एनालिसिस दे दिया है। आई होप तुमने उस एनालिसिस को ठीक से पढ़ा होगा, रीड किया होगा, और अपनी नोट बुक में उसको मेंशन किया होगा, नोट्स में लिखा होगा। अभी उसको कैसे यूज करना है, उसको करना क्या है, मतलब ये हमारे पास है कि अभी ग्रेविटेशन के ऊपर 3 क्वेश्चन थे, कैलकुलस के ऊपर 11 क्वेश्चन थे, सर ये हमारे पास आ गए, अब इसको करना क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो चैप्टर वाइज वेटेज को अपने रिवीजन में लाना है, और रिवीजन को उस तरीके से प्लान करना है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकलते आएंगे उस टॉपिक्स के ऊपर। जितना ज्यादा उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ज्यादा रिजल्ट आने के हमारे चांसेस है। देन फोकस ऑन हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स। हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स मतलब जो रिपीट हुए बार बार, जैसे ग्रेविटेशन है, रिपीट हुआ है, कैलकुलेशन है, कैलकुलस है, रिपीट हुआ है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे हम, तो कुछ टॉपिक रिपीट हुए, तो रिपीटेटिव टॉपिक जो है, जो रिपीटेटिव टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है, और उन रिपीटेटिव टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। देन वी हैव रिवाइज ग्रामर एंड वोकैब रेगुलरली। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रामर में एक चीज होता है कि ग्रामर से ज्यादा वोकैब में हम भूल जाते हैं। ठीक है, भूल जाना, ठीक है, आदत है अपना, तो उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना रिवाइज करोगे, जितना तुम डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब कहीं जाके तुमको ये सारी ग्रामर हो, जीके हो, ये सारी चीजें, दीज आर कंप्लीटली रिवीजन बेस्ड। जितना तुमने अगर एक बार पढ़ लिया, तुमको आंसर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम तुम उसको सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा। दीज आर कंप्लीटली रिवीजन बेस्ड टॉपिक्स, रिवीजन इसमें मस्ट है। देन एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैंने तुमको बोला, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। पीवाईक्यूज जो हम प्रोवाइड करेंगे तुमको, पीवाईक्यूज भी, उन पीवाईक्यूज को भी तुमको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट देना है, और वीकली मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट तो अगर मॉक टेस्ट का अगर देखोगे हम, तो मॉक टेस्ट हमने आपके लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। और मैंने जो बोला कि जितने भी हमारा प्रैक्टिस का सेशंस है, जितने भी हमारे डाउट्स है, जितने भी हमारा पेपर देने का मेंटेलिटी है, वो सिर्फ तुम्हारा एक ही चीज से तुमका सॉल्व होने वाला है। एंड दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मॉक टेस्ट। अगर अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे बेसिकली, उतना ज्यादा तुमको इन पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में तुमको उसका हेल्प होने वाला है। जितने मॉक टेस्ट दोगे उतने उसका किधर गया अभी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट तुमको देना है यहाँ पे। और पैरामाउंट करियर एकेडमी में भी एक मॉक टेस्ट लॉन्च किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारे सारे जो सारे पीवाईक्यूज है, उसमें हमने पीवाईक्यूज भी डाले हैं, कुछ कुछ जो ट्रेंड है एग्जाम का, जो एनालिसिस मैंने तुमको दिया, उन सारे एनालिसिस के ऊपर बेस हमने मॉक टेस्ट बनाया है। अगर मॉक टेस्ट आपको परचेस करना है, अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8421355461। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके अगर आपको, या फिर पैरामाउंट करियर एकेडमी के जो ऑफिशियल हैंडल्स है, उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो।
आपको मॉक टेस्ट की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना, जो मैंने पूरे प्रोसेस में आपको बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट देना। तो अगर आपको पैरामाउंट करियर एकेडमी के मॉक टेस्ट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए है या मॉक टेस्ट आपको चाहिए होगा, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल आगे मिल जाएगी, ठीक है। देन वी हैव फॉर्मूला शीट्स, जो मैं तुमको सेशंस में भी बताता हूँ, हमारे लाइव सेशंस में बताया है, क्लासरूम की सेशंस में भी बार बार बताता हूँ कि हमको क्या करना है यहाँ पे। तो तुम्हें एकदम जरूरी होता है कि फॉर्मूले का शीट्स बनाना। देखो मैंने तुमको बोला, देखो फिजिक्स में भी देखा हमने कि 20% ऑफ द क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड थे, मैथ्स में भी देखा कि फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस थे बहुत सारे। तो अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, तो उसका एक शीट बनाना है। बस जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमें फॉर्मूले लिखने हैं और उसका शीट बनाना है, और रोज सुबह उठ के उसको रिवाइज करना है। रोज सुबह नहीं हुआ तो रात को कर लो। एक दिन अगर मतलब हम रोबोटिक नहीं बनना है, बट क्या करना है कि जैसे ही थोड़ा फ्री टाइम मिल गया, थोड़ा लंच टाइम मिल गया, बीच में फ्री टाइम मिल गया, कभी टीचर लेट आ गया, तो वो टाइम पे क्या करना है, बैठ के स्क्रॉल करने, रील्स को स्क्रॉल करने से अच्छा क्या है, तो फॉर्मूले रिवाइज कर लो। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अभी तुम ग्रोन अप चाइल्ड हो तो तुमको ये छोटी छोटी बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी इतना याद रखो कि जितना तुम पढ़ाई करोगे, तुम्हारा कंपटीटर क्या कर रहा है वो देखना है हमें। तुम्हारा कंपटीटर वहां पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, मतलब इंडिया के हर कोने में तुम्हारा कंपटीटर बैठा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो मॉक टेस्ट दे रहा है, वो सारी चीजों को रिवाइज कर रहा है, और हम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, तो रील्स कॉल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। अगर सक्सेस चाहिए तो उसके लिए थोड़े से कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज भी करनी पड़ती है। बाद में तुमको ये होगा, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार 1 मार्क से रह गया, 2 मार्क से रह गया, सर थोड़े से रह गया, थोड़ा और पढ़ाई कर लेता तो हो जाता शायद से। तो ये चीजें हमें नहीं रखनी है, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि जो आईएमसीटी है एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है, और वो पैटर्न को हम हमारे जो मैंने मॉक टेस्ट के बारे में तुमको बताया उसमें भी हमने उसको फॉलो किया है। देन यूज दिस एनालिसिस टू फाइन ट्यून रिवीजन। जितना रिवीजन करोगे और जितना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे, उतना तुम्हारा ये सारी चीजें होगा। फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक्स प्लस मॉक टेस्ट इज इक्वल टू सक्सेस। और अगर आपको मॉक टेस्ट के बारे में अगेन मैं तुमको रिपीट कर दूं, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप गिवन नंबर पे, ये भी गिवन नंबर है ऑफिशियल, इसको भी कांटेक्ट कर सकते हो, या मैंने तुमको जो नंबर दिया 8421355461, उसके ऊपर भी कांटेक्ट करके आप ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स मांग सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पैरामाउंट करियर एकेडमी के तरफ से जो आपको आईएमसीटी के पेपर का एनालिसिस। आई होप तुमको ये एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। और इट्स नेवर लेट, आपको स्टार्ट करना है। अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर पढ़ाई में कुछ दिक्कत आ रही है तो वी आर देयर टू हेल्प यू। पैरामाउंट करियर एकेडमी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसके ऑफिशियल नंबर्स यहाँ पे दिए हैं और यहाँ पे भी दिए हैं, दोनों साइड दिए हैं, तो सारे नंबर्स को आप कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।